नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए पर उसके तमाम सहयोगी दल भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब एनडीए के अंदर फूट का सामना करती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है जिस तरह से नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए एनडीए के तमाम सहयोगी दल अब पूरी तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है पशुपति पारस का। पशुपति पारस लंबे समय से एनडीए से दरकिनार किए जा चुके हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एक भी सीट ना मिलने के कारण उन्होंने बगावती सुर अपनाने शुरू कर दिए थे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं कुछ समय पहले ये भी देखा गया था कि सम्राट चौधरी सीएम बनने की मांग करते हुए नजर आए, चिराग पासवान सीएम बनने की मांग करते हुए नजर आए, तो वहीं जीतन राम मांझी लगभग 25 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। अब ऐसे में क्या एक बार फिर से ये मांगे सामने आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव अगले साल ही होना है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बड़ी फूट का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा? क्या एनडीए के तमाम सहयोगी दल बिहार की राजनीति में अलग थलग होते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो उसका केंद्र सरकार पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिराज, किस तरह से देख रहे हैं, पशुपति पारस ने अकेले के दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार में एनडीए गठबंधन को उनके अकेले चुनाव लड़ने से, और किस तरह से यहाँ पर बड़ी फूट देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त एनडीए में हलचल तेज नजर आ रही है और खास तौर पर नीतीश कुमार और पशुपति कुमार पारस को लेकर जाहिर सी बात है मनीष की लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को कहीं ना कहीं एनडीए से बाहर कर दिया गया, उनसे जो तमाम सीटें थी वो छीन करके चिराग पासवान को दे दी गई और जाहिर सी बात है इससे नुकसान होकर उन्होंने कहीं ना कहीं आहत होकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि अगर कह सकते हैं कि जो पशुपति कुमार पारस का इतना ही ज्यादा प्रभाव होता तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सीटें चिराग पासवान को ना सौंपती। भले ही उन्होंने लगातार ऐलान कर रहे हैं वो लगातार कि भाई मेरी पार्टी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनमें से जीत कितनी सीटों पर होगी, आपके पास वोट बैंक है या नहीं है, आपके समर्थन में लोग है नहीं है, आपके पास उतने करीब 200 से ज्यादा सीटें हैं बिहार में और उतने प्रत्याशी आपके पास है या नहीं है, कार्यकर्ता है नहीं है जो जमीनी तौर पर आपकी पार्टी को मजबूती दिला सके, तमाम सवाल है। जाहिर सी बात है कि कोई भी चेहरा या कोई भी पार्टी, कोई भी दल अगर किसी गठबंधन से रिश्ता तोड़ती है तो थोड़ा बहुत जरूर नुकसान होता है। लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थितियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू की कहीं ना कहीं बिहार में मजबूत नजर आ रही है और इसको देखते हुए पशुपति कुमार पारस का वो वोट बैंक जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के जाने से एनडीए को उतना बड़ा प्रभाव या उतना बड़ा नुकसान नहीं देखने को मिलने वाला। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर एनडीए को पशुपति पारस के जाने से कोई बड़ा खासा नुकसान तो होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ बिहार की राजनीति में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी एंट्री मार दी है और ऐसे में देखा गया किस तरह से वो विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को चुनौती देते हुए नजर आए। क्या लगता है, क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ प्रशांत किशोर भी खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? जी जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर नई रणनीति के तहत कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरे हैं और जिस तरीके से वो तमाम जरूरी मुद्दों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है देखिए मनीष कि कहीं ना कहीं बिहार की जो जनता है वहां पर या बिहार का जो चुनाव है अगर उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो वहां पर जातीय जो समीकरण है वो ज्यादा मायने रखता है कि किस जाति का कितना वोट है, आपने प्रत्याशी किस जाति से उतारा है और कहीं ना कहीं ये तमाम जो कैटेगरी है ये काफी ज्यादा मायने रखती है। भले ही प्रशांत किशोर अच्छी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, शिक्षा, रोजगार और तमाम तरह की बातों को कहीं ना कहीं जनता के लिए उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे बड़े पैमाने पर नहीं वोट बैंक में बदलाव आने वाला। अगर ऐसा होता तो उपचुनाव में जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज उसको जरूर एक आध सीटें मिलती, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी समय लगेगा जनसुराज को अब बिहार में कह सकते हैं अपने आप को स्थापित करने में, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से लालू की अगर हम बात करें या फिर कह सकते हैं नीतीश कुमार की बात करें जो जेपी आंदोलन से ही कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार की राजनीति में, और नीतीश कुमार और लालू यादव ने बिहार की राजनीति में किस तरीके से कामयाबी हासिल की उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जातीय समीकरण को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर किस तरीके से इन दोनों ही पार्टियों ने कामयाबी हासिल की है। जाहिर सी बात है कि जो आरजेडी है लालू यादव की पार्टी वो कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण के तहत चुनावी मैदान को
या कह सकते हैं चुनावी समीकरण बनाती है। वहीं बात करें हम नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं जो दलित और महादलित और अति पिछड़ा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनके साथ है। तो तमाम समीकरणों को देखते हुए जो अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना हो या फिर पद की जिम्मेदारी देना हो, ये तमाम जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उतरना काफी ज्यादा बिहार और खास तौर पर उत्तर भारत के क्षेत्र में जरूर देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी उत्तर भारत में या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर पर अभी भी कह सकते हैं कि जातीय समीकरणों को देखते हुए जनता वोट करती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जातीय समीकरणों को देखकर जनता किस तरह से वोट करती हुई नजर आएगी, एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए सिराज, आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि उसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं, तो क्या इस प्रगति यात्रा के माध्यम से भी जेडीयू का वोट बैंक मजबूत होता हुआ नजर आएगा, एनडीए गठबंधन को इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा, या फिर कहीं ना कहीं आरजेडी जिस तरह से तमाम रणनीतियां यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही, क्योंकि तेजस्वी यादव भी यहाँ पर यात्राओं का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम उन योजनाओं का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं जिन योजनाओं के माध्यम से एनडीए गठबंधन जनता के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। तो क्या लगता है, क्या वाकई ये नीतीश और तेजस्वी की टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद साबित होगी या नुकसानदायक? जी, जाहिर सी बात है, ये वाजिब सवाल है। और देखा होगा आपने किस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसका बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान। भले ही इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस की जो सीटें हैं उसमें डबल का कह सकते हैं इजाफा देखने को मिला। अब यही रणनीति के तहत कहीं ना कहीं जो आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू हो या अन्य पार्टी हो, तमाम तरह की कह सकते हैं यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए सबसे जरूरी होता है कि जनता उनके साथ जुड़ रही है या नहीं, जनता के बीच उनका अस्तित्व है या नहीं। भले ही नीतीश कुमार की जेडीयू अभी सरकार में है, लेकिन जमीनी तौर पर लोग उस पार्टी को लेकर के, उनके प्रत्याशी को लेकर के, उनके नेता को लेकर क्या सोचते हैं, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। और जाहिर सी बात है, कोई भी नेता अगर जनता के बीच जाता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उसको सुधारने का प्रयास करता है, तो बड़े पैमाने पर मुझे लगता है चुनाव में इसका फायदा देखने को मिलता है। क्योंकि भारतीय राजनीति में अक्सर नेताओं पर यह आरोप लगता रहता है कि वोट लेकर नेता कह सकते हैं कि अगले 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं इस स्थिति को चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए तमाम नेताओं को कह सकते हैं कि जाना पड़ रहा है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी यात्रा का जो प्रचलन भारतीय राजनीति में बढ़ा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जरूर जो तमाम दल है उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में यात्राओं के माध्यम से कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में इन दलों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की जिस तरह से चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या ये प्रगति यात्रा नीतीश कुमार के लिए कारगर साबित होगी, या कहीं ना कहीं इस बार की विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जनता को साधते हुए, बाजी मारते हुए नजर आएंगे और आरजेडी गठबंधन कहीं ना कहीं जेडीयू पर हावी होता हुआ नजर आएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बनती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।